नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जगदानंद सिंह की नाराजगी अब भी लगातार जारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब भी नाराज बताए जा रहे हैं। 1.5 महीने से आरजेडी दफ्तर वो नहीं पहुंचे हैं। पटना पहुंचे जरूर, लेकिन आरजेडी दफ्तर नहीं गए। तेजस्वी ने संगठन के कागजात को खुद ही मंगवाया है। कागजात 10 सर्कुलर रोड भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बेटे सुधाकर के इस्तीफे के बाद से लगातार जो पिता हैं जगदानंद सिंह जो है वो नाराज चल रहे हैं और अब भी उनकी नाराजगी जस की तस बनी हुई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 महीने तक वो आरजेडी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन जब पटना पहुंचे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद पहुंचते ही वो आरजेडी कार्यालय जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, लेकिन जगदानंद सिंह वहां नहीं गए हैं। अब जो बड़ी जानकारी है कि कागजातों को, तमाम उन दस्तावेजों को तेजस्वी यादव की तरफ से आवास पर ही मंगवाया गया है। संगठन के कागजात को खुद 10 सर्कुलर रोड भेजने के निर्देश दिए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। तो तेजस्वी ने आरजेडी दफ्तर से संगठन के कागजात को मंगवाया है। अब ये कागजात वो खुद देखते नजर आएंगे। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या ये माना जाए कि जगदानंद सिंह भी अब इस वक्त बेटे को लेकर आर पार के मूड में है? जी बिल्कुल, जिस ढंग से जगदानंद सिंह की जो नाराजगी है वो लगातार जारी है। पिछले 1.5 महीने से वो कार्यालय नहीं पहुंचे, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी नाराजगी जो है वो इस कदर बड़ी है कि वो प्रदेश कार्यालय तक नहीं पहुंचना चाह रहे हैं। करीब 1.5 महीने के बाद कल वो पटना पहुंचे, उन्होंने अपने डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन यहाँ तक आरजेडी कार्यालय में तमाम जो लोग हैं वो इंतजार करते रहे कि शायद पटना पहुंचे हैं तो जरूर आरजेडी कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी का जो कार्यालय है वहां पे तमाम कागजात जो है संगठन से जुड़े हुए वो मंगाए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि जो संगठन विस्तार नहीं हो पा रहा है। अब जरा सोचिए कि आरजेडी में लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष जो है संगठन का जो विस्तार तमाम जो पद हैं वो खाली हैं, वहां पे भरा नहीं गया है, जिससे काफी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। जो गतिविधि है पार्टी की वो नहीं हो पा रही है और इधर जगदानंद सिंह जो है वो बिल्कुल आर पार के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस ढंग से बेटे जो हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा था और लगातार सरकार विरोधी जो बयान थे उसके बाद उन्हें हटना पड़ा था, लेकिन जगदानंद सिंह लगातार बेटे के पक्ष में खड़े रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि वो प्रदेश कार्यालय जो है वो पहुंचते हैं या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जगदानंद सिंह की नाराजगी अब भी बरकरार है और आर पार के मूड में इस वक्त जगदानंद सिंह जो है वो नजर आते हैं। बिहार के कई शहरों की अब बात कर लेते हैं जहां का एयर पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो देश भर के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के कई शहर इस वक्त शामिल हो चुके हैं। बिहार के 6 ऐसे शहर हैं जो देश भर के टॉप प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। दिल्ली में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 है, वहीं मोतिहारी में यह आंकड़ा 425 तक पहुंच चुका है। पटना में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े सुबह से ही खतरनाक बता रहे हैं इस स्थिति को और पटना के रहने वाले लोग इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर जरूर सहमे हुए हैं। लेकिन कोशिश कैसे की जाए, कैसे इसे सुधारा जाए, ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। और बहुत ज्यादा खराब स्थिति इस वक्त पटना के साथ साथ तमाम दूसरे अन्य जिलों की बिहार की नजर आती है। बहुत खतरनाक स्थिति है और आए दिन देखते हैं कि हम भी फील करते हैं और बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो, खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। और इसका कारण है कि ये डस्ट पॉल्यूशन और आदमियों से ज़्यादा गाड़ियों की संख्या जो रोड पे हो गई है, जिसके वजह से धुआं, डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। और हमें लगता है इसका मूल कारण जो है शहरों की ओर जो लोग भाग रहे हैं, ये जो मृग तृष्णा है, शहर की तरफ भागना, एक छोटे से अपार्टमेंट में 25-25 परिवार का रहना, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक सिचुएशन है हमारे समाज का। और हमें लगता है कि सरकार को इस
दिशा में सोचना चाहिए। मुश्किलें तो बहुत है, तरह तरह का बीमारी निकल, आप देखिए डेंगू फैल गया, उससे कितना इंसान की मौत हो जा रही है। पहले कोरोना तो सुनते, फिर कोरोना आ रहा है, लेकिन जब तक इंसान अपने आप में कर्मठ नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा, तो ये संसार संभल जाएगा। नहीं तो फिर तो उसी तरह रहेगा, गंदगी फैलाएगा तो और गंदगी से बीमारी फैलेगा। और पॉल्यूशन के कारण तो स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ रहा है लोगों का, और ख़ास करके हमारे राज्य में थोड़े जागरूकता की कमी है। जो भी गंदगी हो उसको कहाँ कैसे डिस्ट्रॉय करें, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और प्रदूषण बढ़ेगा तो लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, लोग बीमार होंगे, राज्य की देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, एक खराब मैसेज जाएगा देश से कि यहाँ जो है सो माना स्वच्छ वातावरण नहीं होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आपको बता दूं कि बिहार में कई ऐसे शहर हैं जहां पे सांस लेना जो है वो खतरनाक हो गया है। यहाँ की हवाओं में कहें कि जहर इतना ज्यादा घुल गया है कि वो परेशानी पैदा करने वाला हो गया है। और ये अगर ये तस्वीर जरा देखिए, हम आपको बताते हैं, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे देखिए जो बोर्ड लगा है वहाँ पे इको पार्क, SKM हॉल, BIT मिश्रा, तमाम जगहों की जो स्थिति बताई जा रही है वो वेरी पुअर। अब जरा समझिए कि 300 से ज्यादा के आंकड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे सुबह सुबह बताए जा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। आपको बता दूं कि वैसे शहर पूरे देश भर के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है उसमें बिहार के 6 ऐसे शहर शामिल हैं जो सबसे खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली, जिसे सबसे खतरनाक बताया जाता है कि वो गैस चैम्बर में तब्दील है, वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 341 है, जबकि देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषण की जो स्थिति सामने रिकॉर्ड हुई है वो है मोतिहारी में 425, सिवान 414, बेतिया 408, दरभंगा 397, बेगूसराय 390, बक्सर 387, सहरसा 367। अब जरा आंकड़ों पर देखिए कि ये तमाम आंकड़े शहरों के ऐसे हैं जो डराने वाले हैं। पटना की अगर बात करें तो टॉप 10 में 10वें स्थान पर है, जहां पे लगभग 300 के ये आंकड़े हैं। और सुबह सुबह की जो स्थिति है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 300 के आंकड़े अभी से पार हैं। सबसे ज्यादा जो बुरी हालत है यहाँ पे उन शहरों की बताया जा रहा है कि जो पराली जलाने और जो धुंध बढ़ी है, जिसके कारण जो है ये प्रदूषण की समस्या जो है वो और बढ़ी है। कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ने के कारण जो है वो धुंध बढ़ी है और जिसके कारण जो पोल्यूटेड जो कण है वो वायुमंडल में निचले स्तर पर रह जा रहा है और जिसके कारण ये समस्या है। पराली जलाने को लेकर के सरकार लगातार हिदायत दे रही है। सरकार कह रही है कि पराली अगर जलाएंगे तो ये कानूनन जुर्म है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। लगातार बिहार के शहरों में पराली जलाया जा रहा है और स्थिति इस कदर पहुंची है कि खतरनाक स्थिति पे आ गई है। तमाम आंकड़े जो हैं वो परेशान करने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की हवा सांस लेने लायक अब नहीं रह गई है। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर फेल ही साबित हुए हैं। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि 425 तक मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त पहुंच चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त यहां पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। वो तमाम कदम आम लोगों की तरफ से उठाए भी जा रहे जरूरी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में इस वक्त मोतिहारी के आंकड़े को दिखाते हैं। सिर्फ मोतिहारी की स्थिति ऐसी नहीं है, सिवान का अगर जिक्र करें तो सिवान में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक स्थिति को ही दर्शा रहा है। राजधानी पटना आपको लिए चलते हैं। राजधानी पटना की तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखाएं, उससे पहले समस्तीपुर 338 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त नजर आता हुआ, जो बेहद खतरनाक स्थिति को दिखा रहा है। 100 से ज्यादा की स्थिति खतरनाक मानी जाती है, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। पटना में 275 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त इंगित करता हुआ, और जो आप इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन यहां पर वो किसी भी शहर में नहीं है। मुजफ्फरपुर में ये आंकड़ा 311 का है।
अगर येलो पर यह मार्क नजर आता है तो थोड़ी बेहतर स्थिति है, सेटिस्फैक्टरी उसे माना जाता है। हल्के गुलाबी रंग तक स्थिति सामान्य मानी जाएगी। 388 दरभंगा का एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन जैसे ही लाल नीले रंग की तरफ यह आंकड़ा और सुई घूमती है, इससे समझ जाइए कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और आपके लिए ये अलार्म की घंटी है। भागलपुर 272, यहां पर यह आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का नजर आया और ये सारी स्थितियां बता रही हैं कि इस वक्त हवा अशुद्ध हो चुकी है। अररिया की स्थिति 271 इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स इंगित करता हुआ, ये ग्राफिक्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और इसीलिए सांस संबंधी बीमारियां ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही हैं। आरा में ये आंकड़ा 191 तक का दर्ज किया गया है, लेकिन यह भी स्थिति चिंताजनक ही है। 100 तक के आंकड़े को बेहतर माना जा रहा है। बेगूसराय में यह देखिए 381 तक पहुंच चुका है और हर जगह कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा की गुणवत्ता मापी जाती है, वो ये बता रही है कि स्थिति चिंताजनक है। बिहार शरीफ में 230 तक का यह आंकड़ा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं साथ ही साथ बक्सर की बात कर लें तो यहां पर 300 के आंकड़े को भी पार कर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, 377 दर्ज किया गया है और लगातार हर जगह की हवा दूषित होती हुई नजर आती है। भागलपुर में यह आंकड़ा 272 का दर्ज किया गया। वहीं छपरा में 313 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जाकर पहुंच चुका है। यानी अब सरकारों को भी इसे लेकर कदम उठाने की जरूरत है। बड़ी खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से, जहां पर फुलवारी शरीफ के 40 युवाओं को एनआईए ने नोटिस जारी कर दिया है। 40 लोगों के पास ये नोटिस पहुंच चुके हैं। एक एक कर अब इन्हें बुलाकर पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। 2 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें मौलाबाग के रहने वाले सोनू, खगौल रोड के रहने वाले ग्यासुद्दीन से पूछताछ हो चुकी है। सोनू से यह पूछा गया कि फुलवारी शरीफ के नया टोला के रहने वाले जो सोनू है, आखिर पीएफआई की गतिविधि कैसी रही है, किस तरह की चीजें वहां बताई या सिखाई जाती हैं, पीएफआई मामले में पकड़े गए लोगों की किस तरह से एक्टिविटी है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से व्यक्ति नजर आता है, उसका व्यक्तित्व कैसा रहता है। कई तरह के सवाल जवाब जो हैं वो पूछे गए हैं। ये तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मामले में मौलाबाग के रहने वाले सोनू कुमार ने यह कहा कि एनआईए का नोटिस उनको जरूर मिला है। पूछताछ के लिए वो एनआईए के दफ्तर भी गए थे और जो सवाल उनसे पूछे गए उसका जवाब भी उनकी तरफ से दिया गया है। फुलवारी शरीफ के सहयोग से जो पुलिस है यहाँ की, उनके सहयोग से एनआईए के कार्यालय में बुलाकर ये पूछताछ इस वक्त हो रही है। 2 लोगों से हो चुकी है, तमाम दूसरे लोगों तक नोटिस पहुंचा हुआ है और एक एक करके सभी से पूछताछ की जाएगी। तो पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी इस वक्त हो रही है। केंद्र ने पीएफआई के 7 संदिग्धों के नाम, उनके बैंक खातों और पैन नंबर की डिटेल भेजी है, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। केंद्र ने भेजी संदिग्धों की जानकारी। यूएपीए एक्ट के तहत हो कार्रवाई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के अनगिनत आरोप हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। पीएफआई को प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद पीएफआई की जो गतिविधियां हैं उस पर पूरी रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से गंभीर है। गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई सूची में 1 अररिया, 4 दरभंगा और 1 मुंबई सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य नाम है एहसान परवेज, स्टेट सेक्रेटरी, नूरुद्दीन जंगी, लीगल हेड पीएफआई, महबूब आलम, जिला अध्यक्ष मिथिलांचल। इसमें एक नाम है नूरुद्दीन जंगी, जो लीगल हेड बताया जाता है और लखनऊ से इसकी अरेस्टिंग की थी पटना की एसआईटी की टीम ने। इसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उसमें एहसान परवेज और महबूब आलम का नाम है।
तो ये भी पद पर जो पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ये पद पर थे। स्टेट सेक्रेटरी था एहसान परवेज, जबकि महबूब आलम जो है वह मिथिलांचल यूबी सीतामढ़ी का था, ये जिला अध्यक्ष था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठनों पर भी ठोस सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां दबंगों ने घर में आग लगा दी है। जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों की तरफ से घर में आग लगाई गई। दबंगों ने गरीब के घर को आग के हवाले कर दिया है। बछवाड़ा के चमथा 3 की घटना बताई जाती है। पीड़ित के मुताबिक सरकार की तरफ से उन्हें 1978 में ही जमीन का पर्चा दिया गया था, लेकिन प्रशांत सिंह, सरवन राय, रामचंद्र राय ने लगातार उन पर जमीन पर कब्जे की कोशिश की और बाद में जिला प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर इन लोगों को सौंपा था। लेकिन बीती शाम दबंगों ने घर पर पहुंचकर घर को आग के हवाले कर दिया और देखिए यहां पर आग जो लगाई गई उसे बुझाने की मशक्कत करते एक बार फिर से ये गरीब परिवार के लोग। और अब एक बार फिर से सवाल यही कि दबंगों को कानून का डर नहीं है। लगातार घटनाओं को अंजाम इस तरीके से दिया जा रहा है, सूचना के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसे लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। मर्द मानुष सब उधरे था, सब इधरे धिया पुता के हम धर के उधर उन्हें धिया पुता गए थे धरने ताले, वैसे मारपीट करा है, वैसे आग लगा के चल दिया है चुप्पे चापे। मारपीट के कारण जमीन के बात था, तो जमीन से उन्हें हुआ था अथी जोत बाव कर रहा था, उसके बाद उन्हें से आया मारपीट के, उन्हें पिछोड़ा में है आग लगा के चल दिया है चुप्पे। शुक्रवार को एसडीओ साहब के पास गए, तो वहाँ से एसडीओ साहब भेजे थाना पर जाइए, वहाँ सीओ साहब आपको जाएंगे दखल करवाएंगे। सीओ साहब के यहाँ शनिवार को गए तो शनिवार सीओ साहब बोले कि जब बार बार तुमको हम दाखिले करवाएंगे, वहाँ दबंग लोग है तो वहाँ मार खाएंगे हम लोग जाएंगे। तो खबर दानापुर से, जहां खगौल रोड स्थित एलजेपी रामविलास के जिला अध्यक्ष के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ इस दौरान मारपीट भी की है, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। सीसीटीवी कैमरे में घटना की तस्वीरें कैद हो गई और ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। घटना के वक्त कैसे अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस अब इस तस्वीर के आधार पर ही, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई। खगड़िया के परबत्ता में बंध्याकरण कराने के लिए पहुंची महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया जाता है। अस्पताल प्रशासन का दलील भी बड़ा अजीबोगरीब सा है। दलील ये दी गई कि वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की दूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए जमीन पर पास में ही लिटा दिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिसमें लाखों करोड़ों रुपए इस मद में दिए जाते हैं, वो सुविधाएं आखिर मरीजों को क्यों नहीं मिलती हैं? मरीजों को क्या बेड तक इंतजाम नहीं किया जा सकता था? बिहार के डिप्टी सीएम खुद स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में भी हैं वो, और ऐसे में ये देखना होगा कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। अभी देखिए ये लोग वार्ड से आई है, एक्चुअली यहाँ से इन लोगों को फुराती पड़ गया है, क्या बोलते हैं बेहोशी का सुई, तब वहाँ से लाने में कैरी करने में दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ वेट करा रहे हैं और ऑपरेशन हो रही है, एक एक करके फिर वार्ड में छोड़ा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है आपको इस तरह से? मतलब एक्चुअली दूरी वार्ड का और इसका जो दूरी है ना थोड़ा सा, और मान लिया तो उस व्यवस्था से होना चाहिए कि ठीक है 10 ही पेशेंट करेंगे या 20 ही पेशेंट करेंगे, आपको पेशेंट के हिसाब से इसका मिलता है। मुंगेर के किउल जमालपुर रेलखंड पर भूसा लदा जुगाड़ गाड़ी पलट जाता है, जिससे कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल ट्रेन गुजरने के लिए रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया था। जैसे रेलवे फाटक खुला, भागने की होड़ सी मच जाती है। जुगाड़ गाड़ी पर लदा भूसा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई ट्रेन उस दौरान यहां से नहीं गुजरी, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों की मदद से रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया।
बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का अपने गांव फुलवरिया में दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीर देखिए, तेज प्रताप यादव अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम रहे हैं। वायरल वीडियो में तेज प्रताप यादव गांव के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव पिछले सप्ताह ही अपने गांव पहुंचे हुए थे और यहां कुछ दिनों तक रहने के बाद रेलवे स्टेशन, अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण भी किया था। रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई है। उनसे बरियातू में सेना की जमीन की खरीद फरोख्त के बारे में सवाल जवाब किया गया। इससे पहले बुधवार को भी ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी। एक दिन के अवकाश के बाद ईडी के बुलावे पर विष्णु अग्रवाल फिर से जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर ईडी उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री में उन्हें किन अफसरों और नेताओं का साथ मिला। विष्णु अग्रवाल पर सेना के कब्जे वाले 4.5 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।